नमस्कार एंड वेलकम टू मनी टॉनिक विथ मोनेटॉनिक। यूनियन बजट 26-27 ऐसे समय पे आया है जब भारत एस्पिरेशन, फिस्कल डिसिप्लिन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज हम हेडलाइन और शॉर्ट टर्म मार्केट रिएक्शन से आगे जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट इकोनॉमी, मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सौरव नानावटी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड। सौरव जी नमस्कार। सीधा टॉपिक पे आते हैं। बजट 26-27 में सरकार फिजिकल कंसोलिडेशन के साथ ग्रोथ को भी पुश कर रही है। असेट मैनेजर के नजरिए से क्या यह बैलेंस अगले 3 से 5 साल तक आपको लग रहा है सस्टेनेबल होगा? आई थिंक हमने एक पीरियड देखा कोविड के बाद जब भी गवर्नमेंट को खर्चा करने की जरूरत थी, तो 2021-22 में आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत है। पर तभी उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वचन दिया कि हम ये नीचे लेके आएंगे और हम डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स अगर आप देखें तो हो रहा है। तो ये 9% फिस्कल डेफिसिट नीचे 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 आके लास्ट ईयर 4.4 पे एंड हुआ और अभी 4.3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुड दे हैव रिड्यूस्ड इट फर्दर? 4 भी हो सकता था, पर फिर आपका ग्रोथ अफेक्ट हो जाता था। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने मेरे को लगता है अच्छी तरह से बैलेंस किया है। इधर ग्रोथ पे भी इम्पेटस रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाया है, आउटले बढ़ाया है, और दूसरी साइड पे फिस्कल डेफिसिट तो भी नीचे आ रहा है। So I think it's a great balance which they have tried to achieve, and hopefully they will continue, यही डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। जरूर। इसी के साथ अपने ग्लोबल की बात की तो जियोपॉलिटिकल एंड यूएस इंटरेस्ट जिस तरीके से अभी ग्लोबल स्लोडाउन की हम बात देख रहे हैं, तो ये अनसर्टेनिटी के बीच में क्या जो बजट अभी प्रस्तुत किया है भारतीय इकोनॉमी को पर्याप्त कुशन दे रहा है, या डू यू फील दैट कि कुछ और होना चाहिए था? आई थिंक देखिए, बजट एक स्टेटमेंट, आई मीन इट्स इंक्रीजिंगली बजट नॉन इवेंट बनते जा रहा है। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ योर बैलेंस शीट कि लास्ट ईयर आपने क्या सोचा था और क्या हुआ, और आगे का नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करने वाला हूँ, और उसमें कितना खर्चा है और कितनी मेरी इनकम है, तो वो एस्टिमेट करते हैं। ये साल जो जियोपॉलिटिक्स का वातावरण खड़ा हुआ है, आई थिंक दैट्स अनप्रेसिडेंटेड, and especially with the US elections and the change in leadership there, I think we are in very uncertain times in a way. हाँ, ये इंटरव्यू के पहले ऑलरेडी कल रात को यूएस का एफटीए साइन हो गया और वो अच्छी बात है, बट आई थिंक ये अनसर्टेनिटी अभी भी रहेगी काफ़ी टाइम तक। तो we have not seen this kind of a situation where you wake up in the morning और किसी ने स्टेटमेंट डाल दिया है ट्विटर पे कि अपने अकाउंट पे, और पूरी मार्केट हिल जाती है, क्योंकि ये कभी सोचा ही नहीं था। एंड आई थिंक द बजट हैज़ टू पुट ऑल दैट असाइड एंड फोकस ऑन व्हाट इट कैन डू फॉर इट्स ओन पीपल, विच इज़ व्हाट आई थिंक हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो बजट के पास वो बेनिफिट नहीं था हाइंडसाइट में कि 2 दिन के बाद ही एफटीए साइन हो जाएगा, कि अग्री हो जाएगा। उन्होंने जो वो टाइम पे संडे को प्रेजेंट किया, बैलेंस्ड और डिसिप्लिन था। हमेशा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था। सब चीज़ नहीं हो सकती है, एंड दैट्स द बैलेंस विच द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू ड्रॉ, एंड आई थिंक इंक्रीजिंगली दे आर डूइंग दैट। एक चीज़ जो अच्छी लग रही है लास्ट काफ़ी सालों से, कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ते जा रही है। और पहले क्या होता था कि बजट में जो अनाउंस करते थे और इनकम और एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस बहुत होता था। अभी उसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी आने लगे हैं।
जिधर वो लोग बताते हैं कि हम ये ग्रोथ सोच रहे हैं, ये परसेंटेज सोच रहे हैं, इतना नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी 10% बढ़ेगा तो मैं मेरी इनकम 10% बढ़ा रहा हूँ। तो वो ट्रांसपेरेंसी आ रही है जिधर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या बेसिस पे वो नंबर बजट में वो डाल रहे हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि फिर आपको इमीडिएटली ज़्यादा देर उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चालू है और किधर एम्फेसिस है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से I वो think लोग the transparency is good and it's improving every year. इट्स अ नाइन्थ बजट Absolutely, निर्मला जी absolutely. Hats off. या हेड्स ऑफ ग्रेट सो इसी सिलसिले में एक चीज़ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट का मुख्य पिलर दिख रहा है सो क्या इस बार कैपेक्स की क्वालिटी बेहतर आपको लग रही है लाइक ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की मतलब जिस तरीके से अलोकेशंस उन्होंने दिए हैं एंड अपने इंडस्ट्री रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या इससे इक्विटी रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं Uh, I think सब चीज़ इक्विटी रिटर्न से जुड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी चीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल डे टू डे, वी आर टॉकिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है बजट के थ्रू। अभी अपने कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो खाली 5 करोड़ है, तो दूसरे 135 करोड़ लोग भी है जिसका सोचना पड़ता है बजट में, खास करके उनका ज़्यादा सोचना पड़ता है इन वे इफ आई वुड से। आई थिंक एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मीनिंगफुल इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर। They have also announced very specific projects, railway corridors, waterways, setting up of uh, industrial zones for specific activities. तो उन लोग ने काफ़ी आउटलाइन किया है एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, इट्स प्रीटी वेल स्प्रेड आउट इन दैट सेंस। 3-4 एरिया पे फोकस किया है, तो एक तो केपेक्स है और दूसरा एकदम क्लियर मैसेज मैन्युफैक्चरिंग पर है कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है हमको। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में 3-4 एरियाज को लोग ने एकदम स्पेसिफिकली मेंशन किया है। एक तो आपका बायो पार्क है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए कि हमको खोलने हैं। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा 40,000 करोड़ का आउटले दिया है। सो आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड दे शुड कंटिन्यू। वो लोग ने सक्सेस देखा है इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें। डेटा सेंटर इज़ अ बिग वन, और ये सुनने में अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, बट उन्होंने जो टैक्स हॉलिडे 2047 तक दी है एक तो, पर एक बार ये डेटा सेंटर आपके आने लगे तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत इम्पैक्ट आएगा आपको। तो डेटा सेंटर के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप वो एनर्जी ट्रेडिशनल एनर्जी लेते हो या रिन्यूएबल एनर्जी लेते हो, इंडिया इज़ मूविंग वेरी अग्रेसिवली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी साइड। दैट विल टेक अ बिग दैट सी अ लॉट ऑफ मोमेंटम। ट्रांसमिशन लाइन चाहिए रहेगी इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, तो बोलने के लिए एक डेटा सेंटर है, पर इससे दूसरे 7-8 और एंसिलरी सेक्टर्स में भी बहुत उछाल आएगा over a period of time. So I think this budget is focused on capex, and there's a good growth on the capital expenditure side. On the other side, I think they have clearly laid down that manufacturing is very critical for the country. It's important for job creation, and it's important that we become that China plus one story. तो उसमें वो लोग ने कैसे आगे बढ़े वो स्टेप्स लिए हैं। राइट इसी के सिलसिले में लाइक मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की सो पीएलआई का भी जो कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से उन्होंने सोचा है या अलोकेशन किया है एंड इससे जोड़ के एक और चीज़ है एम्प्लॉयमेंट सो डू यू फील दैट कि रियलिटी में लोगों को जॉब्स मिलेंगे कोशिश करनी पड़ेगी।
I think job creation and good job creation is the need of the hour. पर्सनली मेरे को बहुत दुख होता है जब भी मैं देखता हूँ कि आपके रास्तों में जिस तरह से डिलीवरी बॉयज का इंक्रीज हो रहा है और आप गाड़ी भी चला नहीं सकते क्योंकि उतने टू व्हीलर्स घूम रहे हैं। किस तरह की हम लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड सस्टेनेबल job creation model which you want. Yes, the good thing is these industries are providing them jobs, but will that take them to the next level? Maybe not. And that's where these manufacturing jobs become very, very critical for the country. You set up industries, लोग बड़े प्लांट में काम करेंगे, स्किल सेट उनका यूज होएगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, प्रमोशन होएगा, 5 साल बाद नेक्स्ट मतलब वही कंपनी में ऊपर का जॉब मिलेगा, तो वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये सोचना यू नो इफ from an employment perspective and a growth perspective of the individual is very important, and therefore I think they have taken steps in that direction. आई थिंक स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी उन्होंने स्किल कहा है डेवलपमेंट पे इसमें। तो आई थिंक emphasis or focus रख ही रहे हैं, but I think we are way behind, especially when we look at economies like China. I think we are way behind. Whether you talk about skills development, college के courses बहुत outdated है. They need to undergo a complete revamp and a reform. So there are a lot of those areas also which need to be looked at. I'm sure they are looking at it, but is it happening at the pace जो हम डिजायर करें? नहीं हो रहा है। आई थिंक स्टेट को भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन 41%। सो वो भी बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियरली स्टेट कर दिया कि 41% आपको आएगा। सो यू नो अच्छी बात यह है कि ये सारे नंबर्स एकदम ट्रांसपेरेंटली परसेंटेज के साथ या एक्चुअल नंबर या अगर उसका कुछ बढ़ाया है या घटाया है तो क्यों, क्या रीजनिंग यूज किया है, वो लोग ने एक्सप्लेन अच्छी तरह किया है। So I think increasingly budgets are becoming pretty transparent and pretty straightforward, which is what it should be. It should be a very accurate account के आपने क्या किया और आगे जाके 1 साल में क्या करने वाले हैं। सो अकाउंटेबिलिटी की वजह से काफी अच्छा प्रोग्रेस हम देख सकते हैं। Absolutely. ग्रेट। एक जस्ट वैल्यूएशन की बात हर बार आती है, राइट? तो मौजूदा मार्केट वैल्यूएशंस को देखते हुए क्या बजट में जो भी प्रोविजंस की है, या स्पेशली हम ऑलवेज कहते हैं कि भाई प्रीमियम पे चल रहा है मार्केट, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली दोनों एकदम completely अलग चीज़ है। Budget is more about running the country and progressing the country incrementally on a continuous basis. Markets is more about individual companies and how they want to compete and how they want to perform in the markets vis-a-vis competitors, vis-a-vis customers. दो completely अलग area है। So on the budget side, I think good job done. Continue with it, continue the discipline and continue focusing on the key growth areas. हमको as citizens we need to temper our expectations. सबको लगता है कि टैक्स कम होएगा, भाव कम होएंगे, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, नहीं मिल सकता है सब कुछ। It has to be a balance. It will happen over a period of time, but you will not get it in every budget. So we need to temper our expectations. So this is regarding the budget. Now we come to the valuations. Yeah. I think valuations may, Anil, over a longer period of time, valuations and earnings growth are directly correlated. So the longer the period, जैसे आप 5 साल बोलोगे, 10 साल बोलोगे, तो आपका आप रिटर्न देख लो और earnings growth देख लो, they will be in sync. प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे होएगा, but they will always be in sync. Over a 20-year period, it will be even more in sync. तो हुआ क्या इंडियन इकोनॉमी में?
आपका 2020-21 कोविड के वजह से खराब गया। वो पीरियड खराब गया तो आपको 22-23 और परहैप्स 24 में भी थोड़ा उसका बम्प अप मिला, क्योंकि वो 2 साल खराब थे तो उसकी डिमांड शिफ्ट हो गई, जो 22-23-24 में पूरी हुई। तो 22-23-24 में आपका अर्निंग्स ग्रोथ इंडेक्स लेवल पे आई थिंक 22 वाज अराउंड 36%, 23 वाज एट 11, 24 वाज एट 22%। तो वो 3 साल फिर बहुत अच्छे गए और फिर लोगों को लगने लगा कि वही चीज चलेगी आगे जाके। अभी आप वो 3 साल का एवरेज देखोगे और 5 साल का एवरेज देखोगे, उसमें बहुत फर्क आएगा। लास्ट 2 साल में हुआ क्या है, लास्ट ईयर अर्निंग्स ग्रोथ खाली 2% था, इसलिए आपका इंडेक्स भी देखिए रिटर्न नहीं दिया, फ्लैट था। ये साल भी रफली इट्स गोइंग टू बी अराउंड 5%। नेक्स्ट ईयर we are getting set up for a good year, where in the budget itself they are saying that our nominal GDP will grow 10%. If the nominal GDP grows 10%, we should also expect that earnings growth should be around that same 10% number. So I think after 3 great years, 2 sort of flat years, we are now well set. My optimism will be for the 1st April 26 to March 27, where you will get your first double-digit growth again in earnings. And if that gets achieved, then the next 2 years will be even better. And I think to that extent, the market has had a time correction, which is really good for the market. 1.5 साल से टाइम करेक्शन हुआ है, तो ये पूरा कैचअप हो गया है। एंड आई थिंक वी आर वेल सेट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम for the next 2 to 3 years. थोड़ा सा बोरिंग नंबर्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, सो बोरिंग नंबर्स और फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स अगर हम देखें, तो ये बॉन्ड यील्ड और डेट म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आपके क्या व्यूज होंगे? तो आई थिंक जो एक या दो नेगेटिव पॉइंट्स ये बजट में थे, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, जो सच्चाई है वही है। तो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बोरोइंग नंबर्स पे हुआ कि 17 लाख, करीब 17 लाख से ऊपर ही नंबर था, एंड द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ लोअर नंबर। अभी बोलने के लिए 17 लाख है, बट वो आरबीआई इंटरवीन करके, बायबैक करके, ओएमओ करके वो कम ही होएगा, which is the way they have worked for the last 2 to 3 years. So I wouldn't worry on that front. Having said that, immediately उसकी नेगेटिविटी के वजह से लास्ट 2 दिन में आपने बॉन्ड यील्ड्स ऊपर 8 बेसिस पॉइंट चढ़ गए हैं। तो अभी हुआ क्या है कि लास्ट 1 साल में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स 125 बेसिस पॉइंट घटाए हैं, बट बॉन्ड मार्केट्स में खाली 50 बेसिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अभी भी आया है। तो वो पास थ्रू होना अभी भी ज़रूरी है, एंड ओवर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स वो बॉन्ड यील्ड्स रिडक्शन पास थ्रू होएगा। अभी नहीं हुआ है पूरा, और इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरी एक चीज़, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट बजट में ये टाइम भी पूरी नहीं हुई कि डेट फंड्स का टैक्सेशन अगर बदलता तो बेटर रहता। We are just asking for parity on debt funds with listed bonds, कि वही पीरियड का कर लीजिए, इक्वलाइज कर लीजिए। इसलिए एट अ पर्टिकुलर लेवल वन इंडियन बॉन्ड मार्केट ग्रोथ हैज़ बीन अनीमिक फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। 2 डेकेड से उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। अभी भी पूरा वॉल्यूम 99% ट्रिपल ए में ही होता है, उसके नीचे ज़्यादा कुछ होता नहीं है एक्टिविटी। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री में भी अगर डेट AUM देखे तो वो भी इन अ वे फ्लैट ही है एज कम्पेयर्ड विद इक्विटी AUM। सो ऑन बोथ दीज फ्रंट्स दे आर क्लियर विजिबल इंडिकेटर्स। आई थिंक इफ द गवर्नमेंट कैन लुक एट हाउ टू रिवाइव दिस एंड मेक इट मोर lucrative फॉर इन्वेस्टर्स, अच्छा रहेगा। इसी रिलेटेड अभी रिसेंटली सोवेरियन गोल्ड फंड जो थे अपने,
वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी चर्चा हो रही है बजट में, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है बेसिकली, एनी व्यूज नहीं, ऑन उन्होंने दैट? चेंज किया कि वो खाली ओरिजिनल इन्वेस्टर्स को आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में खरीदा है तो उनके ऊपर टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। आई थिंक एक ये चीज़ भी नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में बट ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी थोड़ी कंप्लेन यही है कि ये सब चीज़ पहले से क्लैरिफाई कर लेते तो अच्छी होती, अच्छा होता सबके लिए। अ, अगर ये क्लैरिटी होती तो जब भी ये रेट्रोस्पेक्ट में बदलते हैं तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आया है, भले वो लोकल हो या ग्लोबल हो, वो एक सोच लेके आया है और फिर अगर वो आप काउंटर करके आप बदल देते हो तो थोड़ा दुख होता है उसमें। एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑनेस्टली। इफ वी कैन गोइंग फॉरवर्ड बी क्लियर के जब भी हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, आपको पहले जन को मिलेगा पर बाद वाले को नहीं मिलेगा, पहले से क्लैरिटी आ जाती है तो बेटर रहता है। इसी सिलसिले में थोड़ा सा, फ्रिक्वेंटली हर साल जो कैपिटल गेन और इसके सारे चेंजेस होते हैं, राइट, एनी सजेशंस? तो ये साल नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ इन अ वे। बहुत एक्सपेक्टेशन थे बट हुआ नहीं। इट्स ऑल अगेन, आप क्या बोलते हो और फिर वो होता है कि नहीं। तो एक डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में वो दिन संडे को वो रही कि आपने बोला था कि एसटीटी इज इन ल्यू ऑफ कैपिटल गेन्स। तो जब ये एसटीटी आप लगा रहे हो और बढ़ा रहे हो तो फिर कैपिटल गेन्स क्यों कम नहीं हो रहा है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट एट द मार्केट लेवल है। बट एट अ पर्टिकुलर लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको इनके भी लिमिटेशंस है, उनको भी दिखाना पड़ रहा है कि एक्सपेंस और इनकम क्या है, तो उनसे नहीं निकला है इसलिए उन्होंने नहीं किया है अभी। होपफुली आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल डू इट, बट ओरिजिनली व्हेन दे बॉट एसटीटी they had clearly said that STT is in lieu of capital gains, and that's when the disappointment came कि जब भी STT भी रहता है और capital gains भी फिर introduce हो गया तो वो थोड़ा मिसमैच है। राइट, एफ एंड ओ के साथ कुछ रिलेट कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज उनका पूरा फोकस वही दिख रहा था कि 90% पीपल लूजिंग मनी एंड 10% तो मेरा एफएनओ में दो प्रॉब्लम है। आई थिंक उन्होंने एसटीटी बढ़ाया है टू कर्ब स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो उन्होंने फ्यूचर्स में 250% बढ़ाया है और फ्यूचर्स में 50% बढ़ाया, 20 से 50% बढ़ाया है। उन्होंने लास्ट ईयर रेवेन्यू सोचा था 78,000 करोड़ का और एक्चुअली हुआ 63,000 करोड़। तो वो गैप हुआ 15,000 करोड़ का एज कम्पेयर टू व्हाट दे थॉट, and to that extent they have increased this with the objective of getting 10-11,000 crore more. But having said that, I think what they clarified was it was purely because of the speculative part of it कि ये speculation कम होए और वही हमारा objective है। I am supportive of that, that the speculation should reduce or should end. Retail investors जो ये समझ नहीं रहा है और उसको ये लग रहा है कि ये गैम्बलिंग जॉइंट है कि सुबह करो और शाम को मैं स्क्वायर ऑफ करके 1,000 रुपया लेके जाओ, ऐसे नहीं होता है। तो आई थिंक अगर रियली इफ यू वांट टू फिनिश दैट स्पेकुलेशन ऑफ देन पुट सम क्राइटेरिया कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सो दैट इज ऑन द स्पेकुलेशन पार्ट। One slight observation I have on this whole thing is काफी टाइम ये लोग ये जो इंक्रीज कर रहे हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर भूल जाते हैं कि ये आप कर रहे हो तो उससे मार्केट स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग। अपना कैश वॉल्यूम आज बाजार में 1,25,000 करोड़ है दिन का। फ्यूचर का वॉल्यूम है 1,50,000 करोड़। ऑप्शंस वॉल्यूम 50,000 करोड़ है, पर ऑप्शंस आप 50,000 करोड़ आप खाली 2-3% पर
गिनते हो तो एक्चुअली आप पूरी वैल्यू गिनोगे तो वो 15 लाख करोड़ है दिन का। तो एक 1,25,000 है, एक 50 है, दूसरा 15 लाख है। अभी आपने किया क्या कि आपने फ्यूचर में 250 टका बढ़ा दिया और ऑप्शन में कम किया। तो अगर ये इंडस्ट्री विच इज एनीवेज इम्बैलेंस्ड 10 10 एंड 80 है, ये इम्बैलेंस आपका बढ़ेगा क्योंकि अभी लोग फ्यूचर से में कम करेंगे, ऑप्शंस में ज़्यादा करेंगे और वो और भी इम्बैलेंस बढ़ाएगा। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से ध्यान में रखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि अगर ये आपने जो सिस्टम की है, इंडिया में ही ये यूनिक है। इस तरह की स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो ये हद तक। ग्लोबली आप जाओगे तो ये तीनों बैलेंस रहेंगे, 30 30 40 ऐसा प्रपोर्शन रहेगा। हमारे में इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस निकालने की ज़रूरत है। ये इम्बैलेंस को और वाइडन मत करिए, बढ़ाइए मत। तो दैट्स माय लिमिटेड पॉइंट ऑन द दिस थिंग, बट आई एम नॉट अगेंस्ट the STT increase. I think to what the reason what they have mentioned के speculation कम करना है, I think it's a noble thought and you should go behind it. Right. So, coming back to our mutual fund industry, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन अभी बढ़ रहा है, राइट, बट जहाँ तक हो सके वो 15 18 20% रिटर्न्स जो बने हैं इतने सालों में, क्या रिटेल इन्वेस्टर को या अदरवाइज थोड़े एक्सपेक्टेशन कम करने ज़रूरी है? I think expectation कम इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपका 15 टका रिटर्न निकला तभी आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट भी 15 टका था। तो आपका जीडीपी 8 टके पे ग्रो हो रहा था, आपका इन्फ्लेशन 6 टके पर था, तो 8 + 6 14 टका था और फिर आपको वो रिटर्न निकल रहा था। अभी अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो चुका है और अभी अगर ये लोग बोल रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी हमारा 10 टका होएगा, जो पहले 14 15 टका था, तो आपको भी अपना एक्सपेक्टेशन रिटर्न पे घटाना पड़ेगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Sure. सो द रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड कम डाउन ऑन दैट फ्रंट। हाँ, अगर आपने कोई अच्छे फंड मैनेजर को दिया है जो एक्टिव रिटर्न्स निकाल के ये 10 टका के ऊपर 2 3 टका और निकाल सकता है, जो मेरे को लगता है हमारी इंडस्ट्री ने बखूबी किया है। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 10 years दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। खास करके मिड और स्मॉल कैप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट किए हैं, एक्टिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। And if we can do that, it will be a great outcome. But yes, at an aggregate level, do you need to reduce your return expectation for the next 10 years as compared with the previous 10 years? It has to reduce because your inflation expectation is also lower. जो पहले 6 टका आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रहता था, अभी अगर आप 2 3 टका रहेगा तो फिर वो भी कम हो चुका है, which is working in your favor. So related to this, the way SIP numbers are growing every year or every month, I can say that. एक रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जैसे हम आइसक्रीम पार्लर में जाके टेस्ट करते हैं, उस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में। मतलब कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है, स्टिल दे जस्ट डाइवर्सिफाइड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो डू यू थिंक सो कि जिस तरीके से बजटरी प्रोविजंस है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को आगे लाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए, उनके वॉलेट से ज़्यादा शेयर उन्होंने देना चाहिए? Anil, we have been in this industry for 3 decades. I think लास्ट 3 4 साल काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी एजुकेशन हुआ है लास्ट 10 साल में। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन ने भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है ग्राउंड लेवल पे। लास्ट 3 4 साल से बड़ा फ़र्क ये है कि मेरे को अभी जाके उतना एक्सप्लेन नहीं करना है पड़ रहा है कि वाई म्यूचुअल फंड्स। अभी अपनी बात नेक्स्ट लेवल पे पहुंची है कि ज़्यादा करना चाहिए, लाइक यू राइटली सेड, जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा करो। सो वी आर नॉट
बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, 5 साल पहले अगर यही इंटरव्यू होता, यू वुड हैव सेड कि व्हाई म्यूचुअल फंड्स. राइट नाउ एटलीस्ट व्हाई हैज बीन आंसर्ड. अभी आपको ज़्यादा करना चाहिए. सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है. ज़्यादा आपकी आपकी क्षमता पर है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर है. सब लोग को अनफॉर्चुनेटली मार्केट टाइम करना है, एसआईपी भी टाइम करना है, और उधर ही आप चूक जाते हो. मेरे को नहीं लगता है किसी को भी ये यूएस एफटीए का कल रात को मालूम था. एंड वो हो गया. अभी आज बाजार 3% बढ़ गए. कल मैं जब भी सबके साथ बजट के बारे में बात कर रहा था तो सबको वही इन्वेस्टर बोल रहे थे कि थोड़ा रुकते हैं. आज अभी ये यूएस एफटीए आ गया और बाजार बढ़ गया. अभी लोग बोल रहे हैं कि मिस हो गया. आई डोंट थिंक इन्वेस्टिंग वर्क्स दैट वे, ऑनेस्टली स्पीकिंग. You should invest continuously and you should just basically, especially in equity investing, take a 3 to 10 year call. If you take a 3 to 10 year call, you shouldn't go wrong. I was just seeing my own mutual fund data, small cap, mid cap. हमारा mid cap को अभी 17 साल हुआ है, 18 साल हुआ है. 3 साल में नेगेटिव रिटर्न है 17 में से. आप बोल रहे हो इतना रिस्क है, जो भी है, पर it has calendar years, it has given a positive return, and it's meaningful. मतलब वो 17 साल में 17-18% का किगर है. तो और क्या चाहिए फिर आपको? तो जितना आप टाइम करने की कोशिश करते हो उतने ही टाइम में आप पार्टिसिपेट कर लो. आई थिंक you'll get a far better outcome than the thing. And I definitely take your point के क्वांटम बढ़ाना चाहिए. रिलेटेड टू बजट अगेन, टिपिकली जैसे हम लोग कुछ सेक्टर्स की बात करें, टेक्सटाइल में या डिफेंस में काफ़ी अच्छी तरीके से अलोकेशन उन्होंने दिया है. तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टेम्पटेशन होता है कि सेक्टरल अलोकेशन हम करें या आपके किसी ऐसे स्ट्रक्चर में चले जाए जहां यू आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दो सेक्टर. सो व्हाट यू एडवाइज टू द इन्वेस्टर? नहीं, जो भी ट्रेडिशनल कैटेगरीज जो सेबी ने बनाई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वो सोच के बनाई है. और उसमें हमारे पास एडिक्वेट फ्रीडम है कि कौन से सेक्टर्स के बीच में मूव करते रहे और आपके लिए अल्फा जनरेट करते रहे. इसीलिए आपका 80-90% ऑफ योर एलोकेशन शुड बी इन दीज कोर फंड्स. जब भी आपको मस्ती करनी है और आपको वो चांस लेना है, वो 5-10% से लीजिए. और अगर उधर आपको कन्विक्शन है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, कि ये थीम अच्छी करेगी और मेरे को इसीलिए ये थीम में लेना है, तो फिर आप एलोकेशन थोड़ा दे दीजिए. बट दैट शुड बी जस्ट दैट स्मॉल प्रपोर्शन. Otherwise, your majority of your money, 80-90%, should be in the core categories, where you should just remain invested for a longer period of time. और वो core categories में हमारे पास adequate flexibility है कि हम switch करके from time to time जिधर ठीक लगे उधर हम निवेश करेंगे, और जिधर से नहीं ठीक लगा या पैसे बन गए तो हम निकल के दूसरी जगह डाल देंगे. श्योर. इसी रिलेटेड थोड़ा इमोशनल सवाल है, सिल्वर और गोल्ड के बारे में आपको क्या लग रहा है? I think in this current environment you need it. It's an insurance. लास्ट 3 डेकेड तक आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे. लास्ट 4-5 साल में जो भी हो रहा है, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन थीम टूट रहा है और लोकलाइजेशन की बात आ रही है, एंड कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट. इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, एंड इफ दिस होल de-dollarization theme is catching on, then you need gold and silver in your allocation. Okay. So to that extent, I would keep an allocation in both
If not both, at least in gold for sure. But otherwise, I would keep an allocation. हाँ, लास्ट एक हफ्ते में बहुत मूव हुए हैं ऊपर नीचे. I think investors will be better off waiting and letting it this settle down. क्योंकि नहीं तो ये volatility में आप खत्म हो जाते. So let it just settle, and but you should have an allocation. I'm bullish about both of them. Okay, great. Thank you very much. चलो, जिस frankly आपने ये सारे सवालों के जवाब दिए. If you want to just summarize this budget and giving message to our all retail investors or the HNIs, right, who want to participate in a big way, आपका एक final message क्या रहेगा? So let me थोड़ा लंबा आंसर दूंगा. हाँ जी. Budget, I think, look, it's a great budget, disciplined, with growth in mind. But budget, honestly, is a non-event. मीडिया थोड़ा हाइप कर लेगा उसको, 2-3 हफ्ते वो बिल्डअप करता है और फिर बजट के दिन यू गेट डिसअपॉइंटेड कि अरे मैंने ये सोचा था पर ये नहीं हुआ. पर नहीं चल सकता है ऐसे कि अगर आप सब कुछ एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं होता है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा. सो बजट, आई थिंक it's an annual event. It's a statement of your balance sheet. So keep that aside. Investing is about the long term. And if you believe the long term India story, then you should invest and you should stay invested. What is the benefit of India? It is the fastest growing market in the world of large size. I don't think next 10 साल तक कोई भी अपने आजू बाजू आएगा ग्रोथ परसेंटेज बेसिस पे फॉर सच अ लार्ज कंट्री. दूसरी अच्छी बात इंडिया में ये है कि अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स है. बहुत सारी मार्केट्स में वर्ल्ड में जाओगे तो एक सेक्टर डोमिनेट करेगा आपका इंडेक्स. अगर आप रशिया में जाओगे तो ऑयल कंपनीज will be 70-80% of market cap. अगर आप ब्राज़ील में जाओगे commodities रहे. India is one of the 5 markets in the world which have a lot of options and choice, and the index is made up of 22 sectors. इसीलिए हमारे पास flexibility रहती है कि ये चला तो उधर इन्वेस्ट करेंगे, ये नहीं चला तो उधर नहीं रहेंगे. And it gives us the flexibility to move and generate the alpha for you, which I think the industry has done very, very well over the 10-year, 20-year period. So I think, remain invested. Don't try and time the market. I think classic example आप देख सकते हो कि संडे को मार्केट 2% नीचे था, मंडे को 1% ऊपर गया और फिर मंडे रात का अनाउंसमेंट के बाद 3% आज ऊपर गया. एंड नोबडी कुड कैच दैट रैली और फिर पूरी मिस हो गई. उससे अच्छा आप पार्टिसिपेट करते तो आपको रिटर्न मिल जाता आपका. पार्टिसिपेट इन इट एंड लुक एट द हार्ड नंबर्स. आज की तारीख में अगर आपको लग रहा है कि मिड और स्मॉल कैप में फ्रॉथ है तो आप लार्ज में आइए, दूसरे कैटेगरीज में आइए. पर मिड और स्मॉल कैप के भी आप नंबर्स देखिए. लास्ट 17-18 सालों में ऐसे कंटिन्यूस 2 साल भी नहीं रहे हैं जिधर आपको नेगेटिव रिटर्न आया है. जो भी टाइम पे अगर 1 साल नेगेटिव रिटर्न आया है, नेक्स्ट 3 साल बहुत अच्छे रहे हैं. तो डेटा आपके सामने है. आप क्यों ये टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं या राह देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बढ़ जाता है, फिर आप बोलोगे कि अभी बहुत बढ़ गया है तो मतलब नहीं है. So let us do our job. Your job is basically to focus on your career, your business, and leave the investment part to professionals. So I mean, over the next 10-20 years, India is a great story, and you can't deny it. Opportunity बहुत है, and let your money work for you. Great, sir. Thank you very much. Thank you, Anil. Thank you for the opportunity. So दोस्तों, just to sum up, एक शेर से करूँगा. तुमको जीना है इस जहां में अगर अपने जीने का फलसफा बदलो. आंधिया, वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग,
बदलने वाली नहीं, तुम ही अपना बूझता हुआ दिया बदलो. With that, thank you very much. Thank you very much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.